हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन CUET PG एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग सेक्शन ए पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में नो डाउट जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड होंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से। एंड सेक्शन बी बेसिकली आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पार्ट हमें अच्छे से कवर करके जाना है। क्योंकि देखो सेक्शन बी जो डोमेन नॉलेज से रिलेटेड है उस पर तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अच्छी कमांड है, बट ये जो सेक्शन ए है इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। CUET का वैसे तो हमने यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट भी कंडक्ट किया था, ओवरऑल 15 टेस्ट उसमें हैं, तो वहाँ से भी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका 15x30 इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गए होंगे। बट जिन स्टूडेंट्स ने हमारे टेस्ट सीरीज़ नहीं भी ज्वाइन की है उनके लिए हम आज ये 25 क्वेश्चंस जो कि सेक्शन ए का पार्ट हो सकता है उसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, सो दैट आप लोग कुछ पैटर्न की प्रैक्टिस करके जाओ। अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन द सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो सबसे पहले ये देखना ना कि कितने का गैप है। 7 के बाद गैप है 3 का, मतलब 7 + 3 कितना आ रहा है 10, 8 + 3 कितना आएगा 11, 9 + 3 कितना आएगा 12। तो ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है। एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें अब 10 के बाद देखना है तो -2 करने पे 8 आएगा, वैसे 11 के बाद देखेंगे तो -2 करने पे 9 आएगा। क्लियर। लिखा है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो 12 के बाद क्या आएगा, सिंपली -2 कर देंगे तो नंबर आएगा 10। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A 10। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अब आर्टिफिशियल लैंग्वेज में देखो लिखा है गॉड फ्लोर का मतलब होता है फैन बेल्ट। फैन बेल्ट को कैसे बताया है, गॉडो फ्लर। वैसे ही पिक्सन गॉर्डन का मतलब हो गया सीलिंग फैन। अब इन दोनों में देखो फैन कॉमन है एंड गॉडो कॉमन है, मतलब फैन का मतलब क्या हो गया, गॉडो। क्लियर। इसी तरीके से हमें बाइफरकेशन करना हो। अब फैन का मतलब अगर गॉडो है तो सीलिंग का मतलब क्या हो गया, PIXNG। क्लियर। नेक्स्ट, आर्थ टसल मीन्स अ टाइल रूफ। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विच वर्ड कुड मीन सीलिंग टाइल। तो सीलिंग का मतलब तो हमने निकाला था पिक्सन, और देखो सारे गिवन ऑप्शन में पिक्सन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, सी पिक्सन आर्थ। और ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि टाइल रूफ, यहाँ पे देखो टाइल का मतलब हम क्या ले सकते हैं, आर्थ ले सकते हैं, और रूफ का मतलब क्या हो जाएगा, TUSL। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि एक वर्ड को बाइफरकेट कर रहा है। क्लियर। और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सीलिंग टाइल पूछा है तो सीलिंग टाइल का मतलब क्या हो गया, पिक्सन आर्थ। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फाइंड द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। पूजा इज 12 years old. For 3 years she has been asking her parents for a dog. Her parents have told her that they believe a dog would not be happy in an apartment, but they have given her permission to have a bird. Pooja has not yet decided what kind of bird she would like to have. अब देखो हमें ये बताना है ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पूजाज पेरेंट्स लाइक्स बर्ड्स बेटर देन दे लाइक डॉग्स, ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि अगर हम डॉग रखते हैं तो वो नो डाउट अपार्टमेंट में खुश नहीं रह पाएगा। उन्होंने डॉग का कंपैरिजन बर्ड से बिल्कुल नहीं किया है। पूजा एंड हर पेरेंट्स लिव इन एन अपार्टमेंट, ये तो करेक्ट है। पूजा डज नॉट लाइक बर्ड्स, ये भी इनकरेक्ट है। पूजा एंड हर पेरेंट्स वुड लाइक टू मूव, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि बी स्टेटमेंट ही चारों ऑप्शन में करेक्ट है। नेक्स्ट, आई एम फेसिंग ईस्ट, और एकदम लास्ट में देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई ओरिजिनल पोजिशन। तो सबसे पहले तो होपफुली आप लोगों को पता होगा कि ये जो हम लोग बनाते हैं ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आई एम फेसिंग ईस्ट, मतलब हम इस तरफ पोजीशन करके खड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट है ना, तो ईस्ट में मेरा फेस होगा। अब देखो ये मान रहे हैं कि ये हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और ये ईस्ट है। लिखा है टर्निंग टू द राइट आई गो 20 मीटर। अगर ये मेरा फेस इस साइड है तो ये मेरा राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा।
तो राइट में टर्न करके हम कितना चले 20 मीटर। देन टर्निंग टू द लेफ्ट आई गो 20 मीटर। ये लेफ्ट है, क्योंकि अगर ये आप स्टैंड करें तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट भी आप कितना मीटर चल रहे हो 20 मीटर। एंड अगेन टर्निंग टू द राइट आई गो 20 मीटर। अब फिर वो राइट मुड़ा और कितना मीटर चला 20 मीटर। आगे लिखा है देन अगेन टर्निंग टू द राइट आई गो 40 मीटर। ये इसका राइट है, तो राइट चलने के बाद ये कितना मीटर चला 40 मीटर। एंड देन आई गो 40 मीटर टू द राइट। अगेन ये राइट होगा और इसमें ये चल रहा है 40 मीटर। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई ओरिजिनल पोजिशन। ये ओरिजिनल पोजिशन थी और आप यहाँ पे हो, तो नो डाउट अगर ये ईस्ट है तो आप कहाँ होगे, वेस्ट में होगे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, वेस्ट। नेक्स्ट, इफ एक्स डॉलर वाई मीन्स एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स हैशटैग वाई मीन्स एक्स इज मदर ऑफ वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई मीन्स एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो सबसे पहले ये समझो कि डॉलर साइन किसको डिनोट करा है, फादर को, हैशटैग किसको डिनोट करा है, मदर को, एंड मल्टीप्लाई किसको डिनोट करा है, सिस्टर को। तो अब यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से इक्वेशन बना लेते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, एन हैशटैग मतलब क्या है, मदर। तो एन किसकी मदर है, ए की। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, डॉलर मतलब फादर का। तो ए फादर है किसका, बी का। और बी और डी के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई, दैट इज सिस्टर का। अब देखो ये तीन स्टेटमेंट पहले अच्छे से समझो, इस तरीके से इक्वेशन बना करके पहले पूरा अच्छे से स्टेटमेंट समझना। कह रहा है एन कौन है, ए की मदर है, और ए कौन है, बी का फादर है, और बी कौन है, डी की सिस्टर है। तो अगर बी डी की सिस्टर है, मतलब बी और डी कौन है, भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है, तो ए इन दोनों का फादर है। ये तो क्लियर है कि ए बी का भी फादर है और डी का भी फादर है। और कह रहे हैं कि एन कौन है, एन ए की मदर है, तो नो डाउट वो बी और डी की क्या हो गई, ग्रैंड मदर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बट अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डी कैसे रिलेटेड है एन से। हमें ये नहीं पता कि डी सन है कि डॉटर। हो सकता है कि डी ग्रैंड सन हो सकता है कि ग्रैंड डॉटर हो। और क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ग्रैंड सन भी दिया है, ग्रैंड डॉटर भी दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, के नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आंसर बी और सी दोनों होगा। क्लियर। और क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि डी का क्या जेंडर है, इसकी वजह से हमने आंसर क्या टिक किया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। What was the day of the week 1 जनवरी 2010? देखो 1 जनवरी 2006 को क्या था, संडे, और 1 जनवरी 2010 का पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरा एक पॉइंट समझो जो कि हम हर एक क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, जो कि इस तरह से कैलेंडर बेस्ड होगा। अगर लीप ईयर होगा तो कितना दिन होगा, 366 डेज। और हमें पता है कि 366 डेज में 52 वीक्स होंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। वैसे अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें कितना दिन होगा, 365 डेज, जिसमें 52 वीक्स होंगे और 1 एक्स्ट्रा डे होगा। इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा डे है इसी को हम कहते हैं 2 ऑड डेज, और ये जो 1 एक्स्ट्रा डेज है इसको हम कहते हैं 1 ऑड डेज। क्लियर। तो अब देखो करते कैसे सॉल्व है। 2006 से शुरू हो रहा है, 2006, 2007, 2008, 2009, क्योंकि 1 जनवरी 2010 का तो पूछा ही है। जो ईयर 4 से डिवाइड होगा उसको हम कहेंगे लीप ईयर। जैसे 2008 4 से डिवाइड होता है, बट क्या 2006 डिवाइड होता है, नहीं। तो यहाँ पे 1 ऑड डे होगा। 2007 भी नॉन लीप ईयर है तो 1 ऑड डे होगा। 2008 लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होगा, और 2009 में कितना होगा, 1 ऑड डेज। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया, 5। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया, 5। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जो कि कैलेंडर बेस्ड हो। अच्छा, अब कोड ऑफ द डे की बात करें, जो कोड है वो किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तो नो डाउट 0 हम लेते हैं संडे को, 1 लेते हैं मंडे को, 2 लेते हैं ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे एंड 7। क्लियर। ये हमारा कोड है। मतलब संडे हम लोग 1 से शुरू नहीं करके 0 से शुरू करते हैं। अब देखो 1 जनवरी 2006 को क्या है, संडे है, और संडे का कोड हमने क्या रखा है, 0। एंड हमसे क्या पूछा है, 1 जनवरी 2010 को क्या दिन होगा। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में 5 ऑड डेज है, संडे का कोड क्या है, 0, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि संडे में 5
और डेज ऐड कर देंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 1 जनवरी 2010 क्या आना चाहिए? फ्राइडे आना चाहिए। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, फ्राइडे। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज्ड? अब देखो लीडर में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6 हैं। इसमें देखो कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट करा है क्या? ई रिपीट करा है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे तो सिंपली हम लोग को बताना है कि कितने तरीके से हम लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर हम कैसे अरेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व कर लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 360। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, 360। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ थ्रिफ्ट? अब देखो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो थ्रिफ्ट का मतलब सिंपली क्या होता है ना कि जब आप अपने पैसे को या किसी रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करते हो बिना वेस्ट किए, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इकोनॉमी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट हैज़ ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामेटिकल एरर भी एग्जाम में पूछता है और इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस पैटर्न पे तो क्वेश्चन आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और आप लोगों के आंसर बताने के बाद हम इसका आंसर पिन कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ इम्पेरल? इम्पेरल का एंटोनिम पूछा है और एंटोनिम मतलब सिंपली क्या होता है? अपोजिट वर्ड। अभी हमने बताया कि इम्पेरल का मतलब अपोजिट वर्ड आपको बताना है। सेफगार्ड, हजार्ड, इंडेंजर, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज ये तीनों ही इम्पेरल का मतलब होता है और इसका एंटोनिम होगा सेफगार्ड। तो करेक्ट आंसर होगा ए, सेफगार्ड। नेक्स्ट, choose the correct meaning of the idiom used in the given sentence. The sight of the accident made me flash creep. Frightened me, worried me, confused me, drew my attention. Correct answer होगा frightened me। मतलब सिंपली क्या चीज़ है कि frightened का मतलब क्या हो गया? डर। Choose a correct statement। अब ये स्टेटमेंट में भी अगेन आपको ग्रामेटिकली बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप बताना, फिर हम इसके आंसर को पिन कर देंगे। नेक्स्ट, select the most suitable alternative to make the sentence meaningful. Even a dash glance will reveal the mystery. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है अधूरा, मतलब बहुत डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर विच हैज सेम रिलेशनशिप एज पेन, सिडेटिव। अब सिडेटिव का मतलब होता है एक तरह का ड्रग जो कि पेन रिलीफ का काम करता है। तो वैसे इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ग्रीफ कंसोलेशन। नेक्स्ट, द क्लोथ मर्केंट हैज परचेस्ड 2 bales ऑफ क्लोथ। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट ऑफ प्लेजर और पेन, मतलब ना तो उसको खुशी का पता चले ना तो उसको दर्द का पता चले, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं स्टोइक। 2 dice are thrown. If it is known that the sum of numbers on the dice was less than 6, the probability of getting a sum is 3. अब देखो यहाँ पे 2 इवेंट बोला है। पहला इवेंट क्या है बेटा? पहला इवेंट है कि जो आपका सम है वो किससे कम होना चाहिए? 6 से। और दूसरा इवेंट क्या है कि जो सम है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आना चाहिए? 3 के। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे कि इवेंट 1 का कैलकुलेशन करोगे, फिर इवेंट 2 का कैलकुलेशन करोगे, और इन दोनों इवेंट में जो कॉमन होगा उसके बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? तो देखो इवेंट 1 की अगर हम बात करें तो लेस देन 6 कैसे कैसे आएगा? पहले हम ये मान रहे हैं कि फर्स्ट हमारा जो डाइस है उस पर 1 आ रहा है और सेकेंड डाइस पे भी 1 आ रहा है। फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 2, फिर 1 3 1 4। जैसे 1 5 लेंगे तो वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। वैसे मान लो कि फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है और सेकेंड डाइस पे 1, फिर 2 2 2 3 2 3, क्योंकि 2 4 लेंगे तो 6 आ जाएगा टोटल, और हमें जो सम है वो 6 से कम रखना है। फिर फर्स्ट डाइस पे 3 और सेकेंड डाइस पे 1, फिर 3 2, और लास्ट 4 डाइस, फर्स्ट डाइस पे 4 और सेकेंड डाइस पे 1। अब अगर मान लो 5 और 1 लेंगे तब भी क्या हो जाएगा? सम एग्जैक्टली 6 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा इवेंट 1 बना, जिसमें आप कोई भी टोटल करो आपका 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। टोटल इवेंट कितना है? क्लियर? वैसे अब इवेंट 2 की बात करें, जहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका एग्जैक्टली सम कितना आना चाहिए? 3। तो फर्स्ट डाइस पे 1 आए और सेकेंड डाइस पे 2, या फर्स्ट डाइस पे 2 आए सेकेंड डाइस पे 1, यही पॉसिबल है। देखो ये कॉमन है हमारा यहाँ और यहाँ। अब इवेंट 1 एंड इवेंट 2 में क्या कॉमन है? ये दोनों कॉमन है। और देखो इवेंट 1 में टोटल कितना हमारा प्रोबेबिलिटी बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर?
तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि आउट ऑफ 10 2 बार ऐसा हो रहा है कि जब टोटल सम 6 से कम आ रहा है और एग्जैक्टली 3 के बराबर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/5, दैट इज सी। नेक्स्ट, A is 40 meter southwest of B, C is 40 meter southeast of B, then C is in which direction of A। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस डायरेक्शन को जो साउथ ईस्ट के बीच में, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, A is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B। A कहाँ है, B से 40 मीटर साउथ वेस्ट, मतलब अगर मान लो यहाँ पे B है तो ये साउथ वेस्ट है, A कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये B है ये A है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 40 मीटर का। वैसे लिखा है C इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B, मतलब C कहाँ खड़ा होगा, यहाँ साउथ ईस्ट ऑफ B। ये तो क्लियर है, मतलब ये B है, ये A है, ये C है, ये 40 मीटर है साउथ वेस्ट, ये 40 मीटर है साउथ ईस्ट। देन C इज इन विच डायरेक्शन ऑफ A, ये देखो A के किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो करेक्ट आंसर होगा A ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन, क्योंकि इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसका करेक्ट आंसर बस हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, और इसका डिटेल सोल्यूशन आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट, 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, ईच वन हैज़ टू प्ले एवरी वन अनदर, हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली कह रहा है कि अगर मान लो फर्स्ट प्लेयर है तो वो मैच प्ले करेगा 4 अदर प्लेयर्स के साथ, फिर जो सेकंड है वो नेक्स्ट 3 के साथ करेगा, क्यों, क्योंकि वो पहले के साथ तो यहाँ कर ही चुका है, फिर जो थर्ड प्लेयर है वो अगले 2 के साथ करेगा, फिर फोर्थ प्लेयर 1 प्लेयर के साथ करेगा और फिफ्थ किसी के साथ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लियर। आप क्वेश्चन में कह रहा था हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले, 4 + 3 + 2 + 1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 10। नेक्स्ट, रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, तो सिंपली हम मान लेते हैं कि अगर सुनीता x है तो रीना कितनी है 2x। 3 years ago मतलब आज से 3 साल पहले, तो दोनों के ही केस में हम 3 माइनस कर देंगे। शी वॉज थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता, रीना कितने गुना ज़्यादा थी सुनीता से, 3 गुना। हाउ ओल्ड इज रीना नाउ, तो सिंपली क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2x - 3, जो कि हमने रीना के लिए कैलकुलेट किया था और सुनीता के लिए कैलकुलेट किया था x - 3, तो कह रहा है रीना कितनी गुना थी सुनीता की, 3 गुना। बस इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लो, आप लोग का आंसर आ जाएगा 3x - 9, ये इधर ले आओ, ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। सुनीता की जो करंट एज है वो कितनी है 6, तो रीना की कितनी होगी ट्वाइस, दैट इज 12, तो करेक्ट आंसर होगा डी 12 ईयर। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 to 24 सेम पैटर्न पे है। लिखा है कि 7 चिल्ड्रन है ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। अब ये मान लेते हैं कि लाइन है, ठीक। कह रहा है G इज टू द राइट ऑफ D, मान लो ये 7 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 और सबका फेस इस डायरेक्शन में। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि G इज टू द राइट ऑफ D, कि D के राइट में कौन है, मतलब अगर इसका फेस इधर है तो इसका राइट ये हो गया, D के राइट में कौन है, G है। एंड या हम कह सकते हैं G इज टू द राइट ऑफ D, कि G किसके राइट में है, D के राइट में है एंड B के लेफ्ट में है, तो ये हो गया B, इसका फेस अगर इधर है तो ये इसका लेफ्ट हो गया, तो G B के लेफ्ट में। आगे कह रहा है A इज ऑन द राइट ऑफ C, ये कह रहा है कि C के राइट में कौन है, A है। A एंड D हैव 1 चाइल्ड बिटवीन देम, A और D के बीच में एक ही चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे गैप छोड़ के यहाँ A रख दें, और अगर यहाँ A है तो उस A के लेफ्ट में कौन होगा, C, क्योंकि C के राइट में कौन है, A। यहाँ तक तो होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कह रहा है E एंड B हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। अगर मान लो यहाँ हम E रखें तो E और B के बीच में 2 चिल्ड्रन है, हाँ है। आगे कह रहा है D एंड F हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, D और F के बीच में कितने चिल्ड्रन है, 2।
बस हो गया, ये सीक्वेंस फिक्स हो गया, यही सीक्वेंस हमारा है और हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ इन द एक्सट्रीम राइट। ये देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट में कौन है? एफ। हु इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में कौन है? डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 24 का सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 रिपीटेड है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको रिपीट किया है। और ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर बताया जिसका करेक्ट आंसर होगा ए ईस्ट। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट हैं और जितना प्रैक्टिस कर सको कर लो, क्योंकि CUCET ने फर्स्ट टाइम 2021 में ही पेपर कंडक्ट किया था और वैसे तो उसके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए ही हैं। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस अभी इंक्लूड नहीं किए हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड, वो भी अब हम जल्दी इंक्लूड करेंगे। बट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। अच्छा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको जहाँ से भी लिस्ट मिले आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ते जाओ क्योंकि पूरा रिटेन करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आप बहुत ही ईजिली उसका एंटोनिम सिनोनिम कैलकुलेट कर पाओगे। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और क्लासेस अपलोड करें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।